हेलो गाइस, आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो मैं अब आपको पीजीटी मैथ 19 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ए मैन परचेज 2 वैरायटी ऑफ पेंसिल। एक आदमी ने परचेज की दो वैरायटी की पेंसिल है जो उसने खरीदी है ओन एट द रेट ऑफ 6 रुपये फॉर 7 पेंसिल। मतलब एक तो उसने खरीदी है 6 रुपये के 7 पेंसिल एंड दी अदर एट 6 रुपये पर पेंसिल, और दूसरी उसने 6 रुपये की एक पेंसिल खरीदी है। मतलब एक आदमी है जिसने 2 वैरायटी की पेंसिल खरीदी है। एक पेंसिल तो खरीदी है 6 रुपये की 7 पेंसिल और एक खरीदी है 6 रुपये की एक पेंसिल। तो ही बोट एन इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल फ्रॉम ईच वैरायटी, और उसने जो है खरीदी है मतलब कि जो अलग अलग वैरायटी की उसने पेंसिल जो है इक्वल नंबर में खरीदी है। मतलब पहली वैरायटी की सेम खरीदी है, दूसरी वैरायटी की भी सेम पेंसिल खरीदी है। मतलब जितनी पहली खरीदी है उतनी दूसरी वैरायटी की खरीदी है। एंड सोल्ड ऑल द पेंसिल एट 6 रुपये पर पीस, और उसने जो है 6 रुपये की एक पेंसिल जो है 6 रुपये की उसने बेची है। तो हमें बताना है उसे प्रॉफिट कितना हो। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक तरफ तो लिख लिया हमने अमाउंट जितनी पेंसिल है मतलब, और एक तरफ लिख लिया हमने उसका प्राइस जितने रुपए की है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया कॉस्ट प्राइस 1, मतलब क्रय मूल्य पहला वाला और क्रय मूल्य दूसरा वाला। तो पहली वैरायटी का जो क्रय मूल्य है वो क्या बता रखा है, कॉस्ट प्राइस क्या बता रहा है 6 रुपये की 7 पेंसिल, 6 रुपये की 7 पेंसिल। और दूसरा जो है जो उसने खरीदी है 6 रुपये की क्या खरीदी है, एक पेंसिल खरीदी है। तो अब एक चीज़ देख, जब भी हम चीज़ें खरीदते हैं तो उसमें हमारी अमाउंट सेम रहनी चाहिए। तो क्वेश्चन में भी ये बोल रहा है कि उनकी जो है अमाउंट जो है उनकी बराबर है, मतलब इक्वल नंबर में पेंसिल खरीदी है। तो मतलब ये भी क्वेश्चन है, जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे मतलब जो हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है, उस क्रय मूल्य को जोड़ भी जब ही सकते हैं हम जब उसकी अमाउंट सेम हो। या क्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य से अगर हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है वो भी कब निकाल सकते हैं, जब अमाउंट सेम हो। सबसे पहले काम किया हमारा अमाउंट को सेम करना। तो ये 7 है पेंसिल, तो यहाँ पे एक पेंसिल है, तो 7 पेंसिल बनाने के लिए क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना बनेगा 7 6 42, और ये बन गया 7 एकम 7। तो कॉस्ट प्राइस कितना बन गया, कॉस्ट प्राइस बन गया 6 रुपये की है और 42 रुपये की, मतलब 48 रुपये की। 7 पेंसिल की है, 7 पेंसिल है 14। मतलब क्या पता चला हमें पता चला है कि जो है आदमी ने 48 पेंसिल जो है 14 रुपये में खरीदी सॉरी 14 पेंसिल 48 रुपये में खरीदी। 14 पेंसिल कितने रुपये में खरीदी, 48 रुपये। और जो बेची है उसने सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य लिखेंगे। जो हमने चीज़ पेंसिल बेची है वो किस रेट से बेची है, 6 रुपये की एक पेंसिल, 6 रुपये की एक पेंसिल। तो अब देखो 6 रुपये की एक पेंसिल बेच रहा है और खरीद कितने में रहा है, 14 पेंसिल 48 रुपये में। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, अमाउंट को सेम बनाना, पेंसिल को बराबर करना, जब भी तो हम पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस। अब एक हमें दूसरे अमाउंट पता है, एक 14 अमाउंट पता है, एक तो कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले हमें अमाउंट को सेम करना। तो अमाउंट को सेम करने के लिए क्या करेंगे, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। और इसमें 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 14 छिक 6 चौक 24, हाथ लगे 2, 6 कम 6 7 8, कितना बन गया 48। मतलब इसका जो कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य है 48 14 पेंसिल का, और जो बेची है इसने वो 84 रुपये में बेची है 14 पेंसिल। तो हमसे पूछा कितना प्रॉफिट हुआ, तो 48 में खरीदी 84 में बेची, तो कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ से, इसे प्रॉफिट हुआ है 36 का। कितने का, 36 का प्रॉफिट हुआ है। 36 का प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला आता है, प्रॉफिट परसेंट निकालने का ऊपर प्रॉफिट नीचे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है 36 का, और CP कितना है कॉस्ट प्राइस 48 इंटू 100। तो कर देंगे 6 से कट जाएगा 6 6 36, 6 8 जा 48। तो 2 से कट जाएगा 2 3 6, 2 चौक 8, तो 4 से कट गया 4 25, जब 25 थे 75, 75% आ गया। तो आंसर होगा B 75%। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ए जूस सेलर ए 3 टाइप्स ऑफ जूस। एक जूस सेलर है, जूस बेचने वाला है जिसके पास 3 टाइप के जूस है। एक तो है 552 लीटर ऑफ एप्पल जूस, 552 लीटर है एप्पल जूस, 621 लीटर है ग्रेप्स जूस, और 667 लीटर है ऑरेंज जूस। तो फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कास्क ऑफ इक्वल साइज इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूस कैन बी फिटेड विदाउट। तो हमें क्या बताना है, हमें वो कम से कम पॉसिबल नंबर ऑफ कास बताने हैं, मतलब इक्वल साइज़ के कास है, इक्वल साइज़ के गिलास है, वो कम से कम गिलास बताने हैं जिसमें मतलब अलग अलग जूस हम डाल सकें, मिक्स नहीं करना, उसमें अलग अलग जूस डाल सकें। तो हमें बताना है कितने कम से कम गिलास होंगे। और जब भी हमसे क्वेश्चन में आ जाए कम से कम चीज़ें निकालिए,
कम से कम चीज़ें निकालनी है, लीस्ट निकालनी है, तो उसमें हम सबसे पहले HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। क्या निकालेंगे? HCF। जब भी हमसे क्वेश्चन में बोलते हैं लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कास्ट निकालने, जो मतलब कम से कम चीज़ें निकालनी है, तो कम से कम चीज़ें निकालने के लिए क्या करेंगे? HCF लेंगे। तो 552, 621 और क्या रहेगा? 552, 621 और 667, इसका क्या ले लेंगे? HCF ले लेंगे। तो या तो सीधा इसका HCF ले लो। अगर आप HCF नहीं लोगे तो दूसरा तरीका ये है, इनका डिफरेंस देख लो। इसका डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस कितना बनेगा? 8, 48, 68, 69, और इनका डिफरेंस बनेगा कितना? 40, 46। तो जोन सा कम डिफरेंस होता है वो हम लेके चलते हैं। कम डिफरेंस वाला कितना? 40 वाला। अब ये 40 को देखो, 40 क्या सबसे डिवाइड हो रहा है? अगर सबसे डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब है ये इसका HCF होगा। तो 40 ये डिवाइड कर सकता है, 40 इसको कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये ओड नंबर है। ओड नंबर को ये कभी भी डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इवन है। मल्टीप्लाई कर लो, इवन ही आएगा, तो ये नहीं कर सकता। अब ये नहीं कर सकता तो ये देखो, इसके फैक्टर कर सकते हैं, डिवाइड नहीं। अब इसका फैक्टर 23 होता है, तो 23 से करके देंगे, 23 इसको भी डिवाइड कर देगा, 23 इसको भी डिवाइड कर देगा, और 23 इसको भी डिवाइड कर देगा। तो HCF कितना आ गया इसका? HCF आ गया 23। तो हमें वो HCF आ गया कितना? 23। ठीक है। तो जब HCF 23 आ गया तो हमें बताना है कितने गिलास बनेंगे। तो सबका जोड़ देंगे, 552, 621, 667 को सबको जोड़ के इतना लीटर बन जाएगा, और उसको उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना गिलास होंगे। तो 552 प्लस 621 प्लस 667 को डिवाइड कर देंगे 23 से, तो कितना बन जाएगा? 840 बन जाएगा। इसको 23 से डिवाइड करेंगे, इसको काटेंगे, काट के क्या आ जाएगा हमारा? 80। तो आंसर हो गया 80 गिलास बनेंगे। ठीक है। तो मतलब ये चीज़ बतानी है हमें क्वेश्चन में कि 3-3 अलग अलग लीटर के जूस दे रखे हैं, तो हमें ये बताना है इक्वल साइज़ के, तो वो कितने गिलास बनेंगे, कितने गिलास बनेंगे। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने के लिए कम से कम पूछ रहे हैं, कम से कम कितना गिलास बने। जब भी क्वेश्चन में कम से कम की बात आ जाए ना, तो उसमें हमें निकालना क्या होता है? HCF निकालना होता है। HCF निकाल के जो बन गया टोटल लीटर जोड़ के उनका अपन उससे डिवाइड करते हो, तो पता चल जाएगा कितने गिलास है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ A सैलरी टू B सैलरी। जो A सैलरी B सैलरी का रेशियो दे रखा है 3:4, B सैलरी C सैलरी का रेशियो दे रखा है 4:5, और C सैलरी और D सैलरी का रेशियो दे रखा है 5:6। तो हमें बताना है A B C D का रेशियो क्या होगा। देख, A B C और D। तो A रेशियो B कितना दे रखा है? 3:4, B रेशियो C क्या दे रखा है? 4:5, और C रेशियो D दे रखा है 5:6। अब हमेशा एक चीज़ याद रखना, जैसे इन दोनों में 2 आ रहा है, इस दोनों में 2 आ रहा है, तो हमारा काम क्या होता है? इन दोनों को इक्वल रखना। तो ये तो पहले इक्वल है, अगर इक्वल नहीं होते तो मल्टीप्लाई करके हम इसको इक्वल करते, इसको भी। ये तो पहले इक्वल है, तो A कितना है? 3, B कितना है? 4, C 5 और 6। तो रेशियो क्या बन गया? 3:4:5:6। तो इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं इफ़ 20% ऑफ 90 का 20%, 20% का मतलब 20/100 इंटू 90, प्लस 40% ऑफ 110, 40/100 इंटू 110, और 30% ऑफ 170, 30% मतलब 30/100 170 प्लस x। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, जो कटता हो काट दो, 0 से 0 गया, 0 से 9 दूनी 18, ये 18 बन गया। 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0, 11 से 44, तो 44 बन गया। 1 0 से 1 0 गई, और 1 0 से 1 0 गई, 17×3 = 51 बन गया, प्लस x। तो 44 प्लस 18 कितना बन गया? 44 प्लस 18 बन गया 54, 62 इजिकल टू 51 प्लस x। तो x की वैल्यू निकालनी है, प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 62 माइनस 51 क्या बन गया? 11। आंसर आ गया 11। तो ऑप्शन C आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ग्राफ दे रखा है। इस ग्राफ में बता रखा है कि जनवरी, इसमें जो है जनवरी से जून तक का दे रखा है, जिसमें हर एक पर्सन का वेट बता रखा है। हर एक पर्सन का वेट बता रखा है। तो हमसे पूछा गया व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ डेविड। डेविड का एवरेज वेट क्या होगा? डेविड का एवरेज वेट पूछ रहा है, तो डेविड का एवरेज वेट क्या होगा? तो डेविड का जो वेट है क्या क्या है, मतलब इसमें दो चीज़ दे रखी है ना, तो डेविड का एवरेज वेट पूछ रहा है। तो एक तो जनवरी का वेट है और एक जून का वेट है। ठीक है, जनवरी का वेट दे रखा है ये वाला, और जून का वेट दूसरा दे रखा है। तो इसने पूछ रहा है एवरेज वेट क्या बनेगा डेविड का जून और
जनवरी का। तो डेबिट का जून ये है, तो एवरेज क्या बनेगा, जनवरी का 70 है, जून का 69 है, जून का क्या है 69 है। तो एवरेज निकालना है, दो चीज़ का है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना बन गया 139/2, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आ जाएगा 69.5। तो इसका आंसर होगा 69.5 kg। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑन ए सर्टेन सम, मतलब किसी मूलधन पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कंपाउंड एनुअली है 10% रेट से, रेट दे रखा है 10%। तो 3 साल के लिए 331 जो है उसको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। क्वेश्चन में क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कोई भी किसी भी मूलधन पर जो कंपाउंडेड एनुअली है 10% रेट पे 3 साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज है, वो दे रखा है 331। CI की वैल्यू दे रखी है 331। फाइंड द सम, हमें मूलधन की वैल्यू निकालनी है, हमें प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है। तो एक चीज़ देख, 10% रेट है तो 1/10 है, कितने साल के लिए 3 साल के। पहले साल 10 से 11 होगा, दूसरे साल 10 से 11 होगा, तीसरे साल 10 से 11 होगा। तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा 1000, ये बन जाएगा 1331। तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल मूलधन, ये होता है अमाउंट, ये होता है हमारा मिश्र धन। तो मिश्र धन में से प्रिंसिपल में से अमाउंट माइनस कर देंगे तो आ गया 331। यही हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण वो चक्रवर्ती ब्याज। ठीक, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना देगा 331, और क्वेश्चन में दे रखा 331। तो 331 यूनिट किसके बराबर, 331 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर, 1 के। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा सम, पूछा है सम मतलब मूलधन, प्रिंसिपल पूछा है। प्रिंसिपल कितना है हमारा 1000, तो 1000 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो 1000 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 × 1000, तो कितना आंसर आ गया 1000। तो आंसर होगा सेकंड। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें एक्सप्रेस दे रखा है 0.43623 को फ्रैक्शन में करना है। क्या दे रखा है 0.43623 माइनस। अब इस क्वेश्चन में क्या करता है, इस क्वेश्चन में करते हैं जितनी भी डिजिट है सबको लिख लो ऐसे ही 43623, उसमें से माइनस कर देंगे जिस पे बार नहीं है। बार किस पे नहीं है, 43 पे। तो क्या माइनस कर देंगे 43, क्या माइनस कर देंगे 43। अपोन में जितने पे बार है उतने 9 लिख दो, जितने पे बार है उतने 9 लिख दो। कितने पे बार है 3 पे, तो 3 9 लिख दो, 9 9 9। और कितने पे बार नहीं है 2 पे, तो 2 0 लगा दो। अब हम इसमें से 43623 माइनस 43 करेंगे, क्या बनेगा, तो माइनस करो 43623 माइनस कर दो 43, तो 0 12 में से 4 8 बचे 5 4 3, तो क्या बन गया 43580। तो अपॉन में 99900, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से कह रहा हूँ, इसको काट दो आप 2 से। 2 से कहा था 2 2 2 4, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 7 14, 1 बच गया, 2 9 18। तो 2 से काट दो, 2 चौक 8, 1 बच गया 19, 2 9 18, 1 बच गया 19, 2 9 18, 1 बच गया, 2 बच 10। तो क्या बन गया 2179/4995। तो हमारा फोर्थ आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 7। तो 13 नंबर का जो औसत है वो दे रखा है 7। तो इफ़ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 4, अगर हर नंबर को उसने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो नया औसत क्या होगा, सीधी सी बात है, हमें 13 नंबर का एवरेज दे रखा है 7 और हर नंबर से 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब हर नंबर से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस एवरेज जो है उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें नया औसत मिल जाएगा। उस औसत को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, औसत कितना 7, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 चौक 28, नया औसत क्या आ गया 28। तो आंसर होगा 4। ठीक, अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या बोलता है, 9th क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ट्रेन गोज फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 6 km/h। एक ट्रेन है जो कि किस स्पीड से ए से बी जा रही है, किस स्पीड से 6 km/h की स्पीड से, एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए, तो वापस जो है बी से ए आ रही है किस स्पीड से, 3 km/h की स्पीड से। तो हमें बताना है द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेनिंग ड्यूरिंग 2 ways जर्नी इज़। तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है, औसत स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हमें डिस्टेंस तो पता नहीं, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, तो पहली जो ट्रेन है ए से बी जा रही है किस स्पीड से 6 km/h, फिर वापस आ रही है 3 km/h की स्पीड से। अगर हम इस स्पीड का एलसीएम ले लेंगे तो हमें सीधा पता चल जाएगा उसका डिस्टेंस कितनी है। तो एलसीएम ले लेंगे 3 और 6 का, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 6। तो 6 आ गई हमारी स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी
6 स्पीड ए से बी गया, फिर 6 डिस्टेंस ए से बी चला, फिर बी से ए 6 डिस्टेंस आया, तो टोटल डिस्टेंस होगी ये। अपॉन में टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस को डिवाइड कर दो स्पीड से, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो तो हमें टाइम पता चल जाएगा। तो 6 डिस्टेंस है, स्पीड कितने है, पहले की 6 प्लस 6 डिस्टेंस है, दूसरे की स्पीड क्या है 3 किलोमीटर 3, तो क्या बन गया 6 + 6 12, 6 डिवाइडेड बाई 6 1 और 6 डिवाइडेड बाई 3 2, तो 12/3, तो 3 × 4 12, तो इसकी जो एवरेज स्पीड आ गई 4 km/h की स्पीड आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है देयर इज़ एन इनवर्स वेरिएशन रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वो इन्वर्सली वेरिएशन है। इन्वर्सली वेरिएशन का मैंने क्या बताया था, वो अपॉन में करके है, अपॉन में करके प्रोपोर्शनल है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है ए बी में जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ए जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बी के, इस टाइप से दिखेगी। तो जहाँ पर एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी टाइम पर ए 15 दे रखा है, बी 12 दे रखा है, तो हमें क्या बताना है, सम सेलेक्ट द पेयर दैट कैन नॉट बी पॉसिबल फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ए बी। मतलब कि इसमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें बताना है कि जो वैल्यू दे रखी है ए बी की कौन सी पॉसिबल नहीं है। तो आपको पता है ये प्रोपोर्शनल हटाने के लिए एक कांस्टेंट आ जाता है के अपॉन बी, तो के क्या है हमारे पास, ये है कांस्टेंट, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इंटू बी। तो ए कितना दे रखा है 15 और बी कितना दे रखा है 12, तो 15 × 12 कितना हो जाएगा, 15 × 12 होता है 180, कितना होता है 180। तो क्वेश्चन में अब हमें बताना है जो ए बी की वैल्यू दे रखी है ऑप्शन में, तो कौन सी पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रख के देखेंगे ए बी की वैल्यू अगर 180 आ रही है तो होगा, 180 नहीं आ रही तो वो पॉसिबल नहीं। तो पहले ए की वैल्यू दे रखी है 20, बी की वैल्यू दे रखी है 9, तो 20 नम 180 बिल्कुल सही है। दूसरे में देखो ए की वैल्यू दे रखी है 45, बी की वैल्यू दे रखी है 4, तो 45 चौक कितना होता है 180, ये भी ठीक है। तो ए की वैल्यू दे रखी है 36, बी की दे रखी है 5, तो 36 × 5 भी 180 होता है। तो लास्ट देखते हैं, ए की वैल्यू दे रखी है 12, बी की वैल्यू दे रखी है 4, तो 12 चौक 48 होता है, ये हो नहीं सकता, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर है। ठीक, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इन रेशियो 2:3, 2 आर्टिकल है जिन आर्टिकल का जो रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है 2:3। इफ़ द प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 10%, तो 10% आर्टिकल का, पहला आर्टिकल का प्राइस बढ़ गया और सेकंड का 3 बढ़ा है, तो द रेशियो रिमेन द सेम एज इनिशियली वाज, तो उनका रेशियो सेम रहा है, 2:3 ही रहा है। तो ओरिजिनल प्राइस बतानी है सेकंड आर्टिकल की, ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल है, ये सेकंड आर्टिकल है, तो सेकंड आर्टिकल की ओरिजिनल वैल्यू क्या 3 है, तो हमें 3 की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन में देख क्या बोला है, 2 आर्टिकल दिए हैं, उनकी रेशियो दे रखी है 2:4। फिर क्वेश्चन में बोला है 10% फर्स्ट आर्टिकल का बढ़ गया प्राइस, फर्स्ट आर्टिकल का 10% प्राइस बढ़ गया, तो 2 का 10% निकालना बहुत फजीयत हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा देंगे, इसको 20 ले लेंगे, इसको 30 ले लेंगे। ठीक, तो इसने कहा है कि पहला आर्टिकल का जो प्राइस है वो 10% बढ़ गया, 20 का 10% आ गया, 20 का 10% निकालेंगे वो आ गया 2, तो कितना हो गया 22 हो गया, तो कितना हो गया 22 हो गया। तो हमें दे रखा है जो रेशियो है इनका, तो रेशियो है 2:3 है, क्योंकि वही रेशियो बता रखा है, 2:3 दे रखा है ना, तो जब 2:3 दे रखा है तो हमारा तो आ रहा है 22, तो रेशियो 2 है, तो इसको 22 बनाने के लिए क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 22 बन गया, ये बन गया 11 × 3 33। तो मतलब जो सेकंड है इसका, सेकंड आर्टिकल है 30 था ओरिजिनल, 30 से 33 हो गया, तो कितने का इसमें जो है कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा, 3 यूनिट बढ़ा है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कितना बढ़ा है, 3 रुपये बढ़ा है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1 रुपये। तो इसने पूछा ओरिजिनल प्राइस क्या होगा सेकंड आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल का ओरिजिनल प्राइस कितना है 30 है, सेकंड ओरिजिनल प्राइस तो 30 है ना, तो 30 है, तो 30 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 3। तो अब इस चीज़ को देखो दोबारा समझो, मैंने क्या बताया, 2 आर्टिकल है जिनका रेशियो दे रखा है प्राइस का 2:3 दे रखा है, तो पहले आर्टिकल में 10% बढ़ा दी, दूसरा आर्टिकल जो है, दूसरा आर्टिकल 3 रुपये बढ़ा, तो उनका रेशियो सेम है पहले वाला, मतलब 2:3 सेम है, तो हमें ओरिजिनल प्राइस बताना है सेकंड आर्टिकल। मतलब क्वेश्चन में बोला 2:3 प्राइस दे रखा है उसका, और उसका जो है पहले वाले को 10% बढ़ा दिया, और उसका जो रेशियो बना वो पहले जैसा बना, मतलब 2:3 का रेशियो बना। तो अब 2 का 10% निकालना तो मुश्किल है, इसलिए 0 बढ़ा दी दोनों तरफ, तो 20 का 10% निकाला 22, तो हमने तो 20 का 10% निकाल के 2 बना, तो 20 से वो हो गया 22। तो क्वेश्चन में वो बता रखा है कि 2 है,
तो हमारा तो हो गया 22। तो 22 बनाने के लिए 2:3 को क्या करना पड़ेगा, 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 से मल्टीप्लाई किया, 11 इंटू 2 22 और 11 3 33, तो ये 30 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 30 ओरिजिनल था, 30 से 33 हो गया, तो कितने का इंक्रीज हुआ, 3 यूनिट का। और क्वेश्चन में कितने का इंक्रीज बता रखा है, 3 रुपये का। तो 3 यूनिट 3 रुपये, 1 यूनिट 1 रुपया। तो हमें बताना है ओरिजिनल प्राइस, बताना है सेकंड आर्टिकल कौन सा है, ये वाला। तो उसका ओरिजिनल प्राइस है 30, तो 30 यूनिट किसके बराबर होगा, 30 के। तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये देखो, रंजन गोल्ड LED टीवी। रंजन ने एक टीवी लिया, कितने का, 23,786 का। आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, उस पर 2 डिस्काउंट मिले, 14% और 8% का। ठीक है, ऑन दिस MRP पे। तो उसकी MRP क्या होगी। अब एक चीज़ ध्यान रख, जब भी डिस्काउंट बोले सक्सेसिव डिस्काउंट, उसका एक फॉर्मूला होता है A + B - AB/100। तो A 14 है, B 8 है, -14 × 8/100। तो 14 + 8 कितना बन गया, 22, माइनस 14 8 कितना बनेगा, 14 8 बन गया, 8 4 32, 3 ऊपर 8 8 3 11। तो 112/100। तो यहाँ से क्या बन गया, 1.12। तो ये माइनस करके कितना आ जाएगा, तो हम माइनस करेंगे 22 में से 1.12 को। तो 10 में से 2 गए, 8 बचे, 9 में से 8 बचा, 1 में से गया 0, तो 20.88 बच गया। तो 20.88 का क्या बचेगा, डिस्काउंट। तो हमें बताना है उसका MRP क्या होगा। MRP निकालना है, तो क्या करेंगे MRP निकालने के लिए, MRP निकालने के लिए मतलब 20.88% का क्या हुआ, उसे डिस्काउंट मिला है। तो निकाल दो 23,000 का 20.88%, तो परसेंट हटाने के लिए 100 लग गया। अब पॉइंट हटाने के लिए 100 एक और लग गया। ठीक है, 100 एक और लग गया। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके क्या आएगा, अब सोल्व करो, 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 0, 2 चौकाट 2 चौकाट, 2 50 जा। ठीक, फिर कट जाएगा, 2 पंजे 2 दूनी 2 दूनी, तो 2 25 जा। ठीक, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 2 6 12, 2 एकम 2, ये 2 50 जा। ठीक, अब 261 बन गया। अब इसको काट लो, 2 25 जा, 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 8 16, 1 बच गया, 2 6 12, 1 बच गया, 2 8 16। ठीक, 11868। अब बच गया ये। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो उठा के, 11868 की मल्टीप्लाई कर लो 261 में मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, 11868, 6 8 48, 4 ऊपर 6 36 40, हासिल लगे 4, 48 52, हासिल लगे 5, 6 कम 6 5 11, हासिल लगा 1, 6 कम 6 7, तो 8 दूनी 16, हासिल लगा 1, 2 12 13, हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 17, हासिल लगा 1, 2 कम 2 3, 2 कम 2, तो क्या बन गया, 8 8 6 14, हासिल लगाएगा 8 6 14 15, 7 7 8 9 7 3 कितना बन गया, ये बन गया हमारे पास 309748 अपॉन 25 × 25 625। अब ये जो आया हमारे पास, इसको डिवाइड करके जो भी हमारे पास आएगा वो हमें डिस्काउंट आएगा, उस डिस्काउंट को जो हमारा MRP था, जो हमें उसमें था MRP दे रखा था, मार्क प्राइस दे रखा था, उसमें से माइनस कर देंगे जो डिस्काउंट निकलेगा। इसको डिवाइड करके जो भी डिस्काउंट आएगा वो उसमें से माइनस कर देंगे 23,736 में, वो हमारा MRP आ जाएगा। तो इसका आंसर लगभग 30,000 आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। अगर नहीं होता तो मुझे बताना, मैं इसको सोल्व कर दूँगा, वैसे सोल्व तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए शॉपकीपर सोल्ड 2 टेबल्स। एक शॉपकीपर है जो कि 2 टेबल बेचता है, कितने में, 3600 रुपये में। मतलब एक शॉपकीपर सोल्ड बेचता है 2 टेबल ईच ऑफ 3600 रुपये। मतलब कि एक शॉपकीपर है 2 टेबल को बेचता है, हर एक टेबल को 3600 रुपये में बेचता है। तो ही गेन 20% ऑन 1 टेबल, तो उसे एक टेबल पे 20% का प्रॉफिट होता है और लॉस 10% ऑन अदर टेबल, दूसरी टेबल पे 10% का लॉस होता है। तो हमें गेन और लॉस परसेंटेज बताना है कितना हो। तो एक तरफ लिख दिया हमने कॉस्ट प्राइस 1 CP1 मतलब क्रय मूल्य 1, एक तरफ लिख दिया CP2 क्रय मूल्य 2। तो इसने ये बताया है कि 2 टेबल बेची है, तो 2 टेबल बराबर रुपए में बेची है। तो मतलब इसका सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 बराबर है।
मतलब इस क्वेश्चन को आप समझना, मैं निकालना प्रॉफिट और लॉस परसेंट है। तो इस क्वेश्चन में बता रखा है कि शॉपकीपर ने जो दो टेबल बेची है दोनों को बराबर बराबर रुपए की बेची है, तो सोलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस टू दोनों बराबर है। तो 20% का प्रॉफिट हुआ है पहले, दूसरी टेबल पे 10% का लॉस हुआ है। मतलब पहले पे तो 20% का क्या हुआ प्रॉफिट और दूसरे पे 10% का लॉस। और जब भी हमें पहले पे 20% का प्रॉफिट है, दूसरे पे लॉस है और हमें सेलिंग प्राइस बराबर दे रखा हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम निकालने के लिए इसका अपोजिट लेके चलते हैं। जैसे 10% का लॉस हुआ है तो 10% का लॉस जो है हम कॉस्ट प्राइस 1 में लिखेंगे। 10% का लॉस कहाँ लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस 1 में। तो मतलब 10% का लॉस हुआ है तो 100 की चीज़ थी तो कितने 10 का लॉस होगा तो कितने की में खरीदी होगी, वो 90 में खरीदी होगी। समझ रहे हो, 90 में खरीदी। 20% का लॉस, 20% का प्रॉफिट का मतलब है 100 की चीज़ थी तो कितने में खरीदी होगी, 120 में, 120 में खरीदी होगी। यही तो कहना चाह रहे हैं। अब हम ये याद रखो, अब एक चीज़ देखो, अब 90 रुपये की खरीदी है चीज़ और उस पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो कितने में बेची होगी, तो 90 का 20% निकाल लो, 20/100, 10 से 10, 18 आ गया। तो 18 का प्रॉफिट हो रहा है तो बेची कितने में होंगे, 108 में। अब 120 की चीज़ 120 में खरीदी है तो 10% का लॉस हुआ है तो 120 का 10% निकाल लो, 0 से 0 12, तो 12 का लॉस हो रहा है तो कितने में बेची होगी, 108 में। तो जब 108 में बेची हो देखो पता चल गया, सेलिंग प्राइस दोनों को बराबर है, सेलिंग प्राइस तो बराबर आ गया ना। अब देखो 90 पहली टेबल 90 रुपये की खरीदी, दूसरी टेबल 120 की खरीदी, तो कितने में खरीदी, दोनों टेबल मिल गए 210 में। और पहली टेबल 108 में खरीदी, दूसरी टेबल 108 में खरीदी, तो कितने में बेची, 216 में बेची होगी। तो कितने का प्रॉफिट हुआ इसको, 6 का। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, CP कितना है 210 इंटू 100। अब इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 गया, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो क्या बन गया हमारे पास, बन गया 20/7। तो 20/7 को करना है तो 20 को डिवाइड कर दो 7 से, क्या बन जाएगा, 20 को डिवाइड किया 7 से, 7 दूनी 14, 6 बच गया। तो क्या बच गया हमारे पास, 2 सही 6/7% का से प्रॉफिट हुआ, तो आंसर होगा 4। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th क्या बोल रहा है। 15th बोल रहा है कि एट वट रेट पर ईयर विल सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर ऑन ए सिंपल इंटरेस्ट। मतलब इसने बताया है कि कोई धनराशि जो है 8 साल के अंदर डबल हो रही है, तो कोई धनराशि 8 साल के अंदर डबल हो रही है तो उसका हमें रेट बताना है। मतलब किसी सिंपल इंटरेस्ट पे, किसी साधारण ब्याज पर कोई धनराशि डबल हो रही है 8 साल के अंदर, तो हमें रेट बताना है। मान के चल कि कोई धनराशि 100 थी, 100 से कितनी होगी, 200 होगी, तो 8 साल के अंदर होगी। तो इस पे जो साधारण ब्याज होगा वो साधारण ब्याज कितना होगा, 100 का होगा। 200 मतलब ये हमारा मूलधन है, ये हमारा मिश्र धन है। मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना उस पर साधारण ब्याज है। ठीक है, 100 का है। तो जब भी हमें रेट निकालना होता है, रेट निकालने का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज अपॉन में जो इतना टाइम दे रखा हो। साधारण ब्याज 100 का है और टाइम कितना है, 8 साल का। तो कर दो, 100 को 8 से डिवाइड करना, क्या बनेगा, जैसे 100 को हमने 8 से डिवाइड किया, 8 एकम 8, 2 बच गया, 8 दूनी 16, तो 12 का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बी वाला सीधा आंसर लगा दो, या आगे सोल्व करना पड़ेगा। 4 जीरो लगा दी पॉइंट, 8 पंजे 40, तो 12.5% आ गया इसका आंसर। या एक तरीका दूसरा है कि मूलधन जो है P से डबल हो गया, 2P हो गया, कितने, 8 साल के अंदर। ठीक है, तो हमें निकालना है, यहाँ से साधारण ब्याज क्या आ जाएगा, 2P माइनस P करके आ गया P। तो सीधा साधारण ब्याज के फॉर्मूले में लिख दो PRT अपॉन 100। तो साधारण ब्याज कितना है, P है, और प्रिंसिपल P है ही, इंटू रेट हमें निकालना है, टाइम दे रखा है 8 साल अपॉन 100। तो P से P कट गया तो रेट आ गया 100 अपॉन 8। तो 100 अपॉन 8 पहले से, इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 12.5%। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 पाइप कैन फिल ए टैंक 18 आवर और 15 आवर। 2 पाइप है, तो एक पाइप ए है जो 18 घंटे में टंकी भर रहा है, एक पाइप बी है जो 15 घंटे में टंकी भर रहा है। इफ़ बोथ दी पाइप आर ओपन फॉर 5 आवर, तो दोनों टंकी को 5 घंटे के लिए खोल दिया, तो देन द सेकंड पाइप इज क्लोज, फिर उस सेकंड पाइप को क्लोज कर दिया। फाइंड द टाइम टेकन टू फर्स्ट पाइप टू फिल द रिमेनिंग टाइम। तो फिर ये बताना है, तो फर्स्ट जब 2 पाइप है हमारे पास, एक पाइप ए एक पाइप बी, एक पाइप 18 घंटे में भरता है टंकी को, एक पाइप 15 घंटे में भरता है।
तो दोनों पाइप को उसने खुला रखा 5 घंटे के लिए। तो फिर उसके बाद उसने पाइप बी को दूसरे पाइप को बंद कर दिया। तो अब ये बताना है जो बचा हुआ टैंक है, जो बचा हुआ टैंक है, तो पाइप ए जो है पहला वाला पाइप कितने टाइम में भर देगा। तो पहला पाइप जो है 18 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप जो है 15 घंटे में। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो हमें पता चल जाएगा टोटल काम कितना है। 18 और 15 को 3 से काट दो, 3 से 18, 3 पंजे तो 6 एकम 6, 6 पंजा 30, 5 6 पंजे 30, 30 से 90, तो टोटल काम हो गया 90। अगर हम टोटल काम से टोटल घंटे को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1 घंटे में उसने काम कितना किया, 1 घंटे में काम कितना किया। तो 90 डिवाइडेड बाय 18 क्या बच गया 5। 1 घंटे में ए ने किया 5 काम, और 90 डिवाइडेड बाय 15 तो 1 घंटे में बी ने किया कितना काम, 5 काम। तो इन दोनों ने मिल के मतलब दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया 5 घंटे के लिए। तो 1 घंटे में दोनों पाइप मिलके कितना भरते हैं, 1 घंटे में भर रहे हैं दोनों मिलके 11। तो इसने कहा 5 घंटे खुला रखा, तो 5 घंटे में कितना होगा, तो 11 × 5 55। तो 55 तो इन्होंने भर दी टंकी, 55 तो इन्होंने भर दी टंकी दोनों ने मिल के। तो टंकी भरी टंकी में कितना पानी है, 90 काम है। तो 55 काम कर दिया, तो बच कितना गया काम, 90 - 55, तो काम कितना बच गया, 35 काम बच गया। तो फिर उसने बी को बंद कर दिया, बी को कर दिया बंद। फिर हमें ए से काम करवाना है, तो काम बच गया 35, और ए से करवाना है। तो जब भी हमें टाइम निकालना हो, किसी भी चीज़ का टाइम निकालना हो, ए का काम करवाना है सिर्फ हमें ए का। तो जब भी टाइम निकालना, टोटल काम ऊपर अपोन में उसका 1 घंटे का काम नीचे, टोटल काम कितना बच गया 35। तो 35, और हमें ए का पूछा ना, ए को कितना टाइम लगेगा, पहले पाइप को कितना टाइम लगेगा। तो पहला पाइप 1 घंटे में कितना भर रहा है, 5 भर रहा है। तो 5 से डिवाइड कर, 5 से 5, तो 7 घंटे में बची हुई टंकी को वो भर देगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रीता एंड गीता स्टार्ट ड्राइविंग फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू एट द सेम टाइम टूवर्ड ईच अदर। मतलब रीता और गीता है, दोनों ने ड्राइविंग शुरू करी एक साथ। एक ने पॉइंट पी से शुरू की, एक ने पॉइंट क्यू से की, और दोनों टाइम पे वो चले एक दूसरे की तरफ को। मतलब पॉइंट पी यहाँ पे है, पॉइंट क्यू यहाँ पे है, तो रीता यहाँ पे है, गीता यहाँ पे। तो रीता और गीता ने दोनों ने शुरू किया चलना एक ही समय पे। रीता इधर को चली, गीता इधर को, मतलब आमने सामने आ रहे हैं, आमने सामने आ रहे हैं। तो रीता जो है 48 km/h की स्पीड से आ रही है, और गीता जो है 32 km/h स्पीड से आ रही है। तो दोनों रीता और गीता जो है मिलती है 15 मिनट बाद मिलती है, आफ्टर दे स्टार्ट टू ड्राइव। मतलब चलना जब स्टार्ट किया, चलने के बाद 15 मिनट बाद मिलती है। तो हमें बताना क्या है, डिस्टेंस बताना है पी और क्यू की। तो सीधा आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, अब डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। रीता की स्पीड दे रखी है 48 किलोमीटर, और गीता की दे रखी है 32 किलोमीटर। हमेशा याद रखना, जब भी दोनों एक साइड आ रहे होते हैं, मतलब ए इधर को आ रहा होता है, बी इधर को, मतलब दोनों अब दोनों के एक साथ आ रहे होते हैं, तो उसमें हम जो है स्पीड को ऐड कर देते हैं। तो रीता की कितनी है, रीता की 48 है और गीता की 32 है। तो 48 + 32 कितना बन गया, 80 km/h, 80 km/h। तो फिर टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 15 मिनट, टाइम दे रखा है 15 मिनट। अब जब स्पीड जो है km/h में दे रही है, तो टाइम को हमें आवर में बदलना पड़ेगा। तो ये दे रखा है मिनट में, तो 1 मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट होती है। अगर हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अगर हम 15 मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे तो वो घंटे में बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, 15 चौके 60, 4 दूनी 80, तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस होगी इसके। तो आंसर हो गया 4। आई होप समझ में आया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 7। तो जो 13 नंबर का एवरेज है वो 7 दे रखा है। इफ़ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 6, तो हर नंबर को उसने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नया नंबर क्या बना, जब भी 6 से मल्टीप्लाई करा, सीधा क्या करेंगे, जो भी हमारा औसत है उसको 6 से मल्टीप्लाई करो। औसत कितना, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बन गया, बना 7 से 42। तो ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर टैंक इज 42 सेंटीमीटर। मतलब किसी भी सिलेंड्रिकल टैंक का जो डायमीटर दे रखा है 42 दे रखा है। मतलब किसी भी क्या बोलते हैं, किसी भी बेलन आकार टैंक का जो व्यास है वो व्यास दे रखा है 42 सेंटीमीटर। व्यास का मतलब डायमीटर दे रखा है 42 सेंटीमीटर। व्यास दे रखा है 42 सेंटीमीटर
तो उसका जो त्रिज्या है, उसकी रेडियस जो है व्यास की आधी होती है, तो 42 को 2 से डिवाइड करते हैं, कितना बन गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें निकालना है कैपेसिटी, निकालनी है उसकी टैंक की, क्या निकालनी है कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब होता है उसका वॉल्यूम निकालना है, मतलब उसका क्या निकालना है, उसका आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कितना 22/7, आर कितना 21 इंटू 21, और इसकी हाइट क्या दे रखी है, इसमें हाइट तो दे ही नहीं रखी, इस क्वेश्चन में हाइट तो दे ही नहीं रखी। चलो इस क्वेश्चन को मैं बाद में करता हूँ क्योंकि इसमें मिसप्रिंट है, इसको अच्छे से देख के जब करेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें मिसप्रिंट है कुछ ना कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राहुल कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। राहुल किसी काम को 20 दिन में करता है। राहुल किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो तारा इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन राहुल। तो तारा जो है 25% ज़्यादा एफिशिएंट है किससे, राहुल से। मतलब एक राहुल तारा है, एक राहुल है, तो राहुल तारा जो है 25% ज़्यादा काम करती है राहुल से। मतलब एफिशिएंसी का मतलब होता है काम करते हैं, मतलब एक दिन में उससे उतना ज़्यादा काम करते हैं। 25% का मतलब होता है तारा 25% ज़्यादा एफिशिएंसी रखती है, 25% ज़्यादा काम करते हैं। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। कैसे निकालेंगे, 25/100, हटाने के 100 से डिवाइड कर दिया तो 1/4 आ गया। तो कितने 25% का फ्रैक्शन कितना आ गया, 1/4। तो तारा जो है 4% ज़्यादा काम करती है, मतलब 25% ज़्यादा एफिशिएंट है, 25% ज़्यादा काम करती है। तो मान के चल अगर राहुल 4 काम करता है तो एक काम 4 का 25% एक, तो तारा कितना काम करती है 5। मतलब ये जो है राहुल एक दिन में 4 काम करता है और तारा एक दिन में 5 काम करती है। ठीक है, अब इसका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क ऐसे निकालेंगे कि राहुल काम जो है 20 दिन में करता है और राहुल एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम। राहुल एक दिन में 4 काम करता है और 20 दिन तक काम करता है, तो 20 × 4 कितना बन गया 80। तो टोटल काम आ गया हमारा 80। टोटल काम कितना आ गया 80 आ गया। तो फिर इसने बताया इफ़ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, तो दोनों ने काम शुरू किया, दोनों ने एक एक दिन काम किया, अल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं। एक दिन राहुल काम कर रहा है, एक दिन तारा काम कर रही है। तो दोनों ने वर्क शुरू, एंड वर्क ऑन फर्स्ट डे राहुल। तो राहुल ने काम शुरू किया, तो राहुल ने पहले दिन से काम शुरू किया। तो हाउ मेनी डेज विल बी वर्क फिनिश, तो कितने दिन में वर्क फिनिश हो जाएगा। अब देख राहुल एक दिन में कर रहा है 4 काम, तारा एक दिन में कर रही है 5 काम। तो 2 दिन में मिलकर कितना काम कर लेंगे, 2 दिन में मिलकर ये 9 काम कर लेंगे। तो काम कितना करवाना 80। तो कितने से मल्टीप्लाई करें, 20 से मल्टीप्लाई करने पे 9 दिन में, अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 8 72, तो 72 काम हो जाएगा। और इधर भी 8 से मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16 दिन में कितना काम हो गया, 72 काम। अब काम कितना बच गया, 8 काम बच गया। काम कितना बच गया, 8 काम बच चुका है। ठीक है, अगला काम कौन करेगा, राहुल की बारी, क्योंकि राहुल ने स्टार्ट किया था। तो ये तो पूरा काम होगा ना। अब बारी राहुल की आई है, पहले वाले की बारी आती है। जब भी हम ऐसे करते हैं तो पहले वाले की बारी, तो पहला वाला राहुल एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम। तो 4 काम और जोड़ दो, तो कितना काम हो गया, 76 काम हो गया। और एक दिन में कर रहा है, तो 17 दिन में कितना काम हो गया, 76 काम हो गया। और काम कितना रहेगा, 4। हमें काम करवाना 4, और तारा कितना काम करती है, 5 काम करती है। हमें काम 4 करवाना, तारा करती है 5 काम। तो कैसे करेंगे, तो तारा जो है 5 काम करती है एक दिन में, तारा 5 काम करती है एक दिन में। तो एक काम करेगी कितने दिन में, 1/5 दिन में। तो काम कितना करवाना, 4। तो 4 काम जो है वो कितने दिन में कर देगी, 4/5 दिन में। कितने दिन में, 4/5 दिन में। तो ये कितना बन गया, तो 4/5 दिन जोड़ देंगे 17 में, तो 17 में ऐड कर दिया 4/5, तो इसका आंसर आ गया 17 सही 4/5 दिन में काम हो जाएगा कंप्लीट। तो आंसर सी। ठीक है, 17 + 4/5 करेंगे तो सीधा, जब भी 17 + 4/5 करते हैं तो हम सीधा लिख सकते हैं 17:4/5। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, जितने मैंने क्वेश्चन करवाए उसको अच्छे से आप करना, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इससे बाहर नहीं जाएगा चीज़ें। तो आप इनकी अच्छे से जितनी हो सके प्रैक्टिस करो, तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। थैंक यू सो मच।